हम्म। अच्छा, दो तीन चीज जो बाकी रखे थे ना, सबसे पहले इस टेबल के बारे में बताया था कि हम लोग को अगर 7 सब्सक्राइबर से कम है, अगर किसी भी कंपनी में 7 मेंबर से कम है, तो हम लोग एक बना बनाया एमओए और एओए होता है, उसी को सबमिट कर देते हैं, जिसको हम लोग ईएमओए और ई एओए कहते थे। लेकिन अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग टेबल था, ABCD। तो कौन सा कंपनी के लिए कौन सा टेबल? पहले बात क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। अगर आपकी कंपनी में 7 मेंबर से कम है, कितना मेंबर? 7 मेंबर से कम है कंपनी ओपन करते वक्त। दूसरा चीज, आपका कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, लिमिटेड बाई शेयर है, तब आप लोग को कौन सा एमओए जमा करना है? वो एमओए जो टेबल ए में मेंशन है, ठीक है। और अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, क्या है? मेंबर्स आती है लेकिन लिमिटेड बाई गारंटी है, जहां पे कोई शेयर कैपिटल नहीं है, उस सिचुएशन में क्या जमा करेंगे? टेबल बी। टेबल ए और टेबल बी क्या? अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है तो टेबल ए, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है तो टेबल बी। टेबल सी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। अगर दोनों है, गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है, तो क्या जमा करेंगे? टेबल सी। तो ए बी सी, ए में केवल शेयर कैपिटल, बी में शेयर कैपिटल और गारंटी, सी में गारंटी और शेयर कैपिटल दोनों। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड कंपनी खोल रहा है, अच्छा ये पूरा इसमें कॉमन क्या, मेंबर साथ ही रहेगा। और ए लिमिटेड का जो मेंबर लोग है, मेंबर लोग बोल रहा है कि हम लोग का जो लाइबिलिटी रहेगा, हम लोग लाइबिलिटी केवल उतना उठाएंगे जितना हमारा क्या रहेगा? शेयर। अगर मेरा कंपनी में 10 शेयर है तो हम लाइबिलिटी कितना उठाएंगे? 10। अगर मेरा 20 है तो हम 20 लाइबिलिटी उठाएंगे 20 शेयर पे, करेक्ट। अगर ऐसा बात बोल रहा है लोग, तब कौन सा फॉर्म जमा करेगा? टेबल ए। अगर ये कह रहा है बी लिमिटेड का मेंबर लोग कि हमारे कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं होगा, लेकिन बी लिमिटेड का मेंबर कह रहा है कि जिस दिन भी कंपनी डूबेगा हम 500 करोड़ रुपए ला के देंगे। कितना देंगे? एक एग्जांपल है 500 करोड़ रुपए। मतलब लाइबिलिटी क्या कर रहा है? अमाउंट में फिक्स कर रहा है, शेयर में फिक्स नहीं कर रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, शेयर में और इसमें? गारंटी में क्या ऐसा हो सकता है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप हो, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का मेंबर का सेम खर्चा आ जाए 500-500 करोड़? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। क्या डिफरेंस है दोनों? ए लिमिटेड बोल रहा है कि मेरा लाइबिलिटी जो है वो शेयर पे डिपेंड होगा। हो सकता है पर शेयर पे लाइबिलिटी 50 लाख रुपया हो, पर शेयर पे लाइबिलिटी कितना फॉल करे? 50 लाख। और उसके पास 100-150 शेयर हो, तब तो 500 करोड़ टच कर जाएगा ना। तो जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर होता है उसका लाइबिलिटी फिक्स नहीं होता है, उसका लाइबिलिटी फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंडिंग की जब वो कंपनी बंद होगा तब कितना पर शेयर पे लाइबिलिटी गिर रहा है। लेकिन जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड का मेंबर लोग पहले ही गारंटी दे रहा है कि जब भी कंपनी फॉल होगा, ठीक है, या वाइंडिंग अप होगा, हम 500 या 700 करोड़ रुपए लेकर के आएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 500, जो भी एक अमाउंट वो पहले ही बता रहा है। उन लोग को शेयर से कोई मतलब नहीं। एक ऐसा कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर कैपिटल, तो मतलब कंपनी के पास शेयर कैपिटल तो फिर भी उसके बाद उसके कुछ मेंबर लोग ने गारंटी दिया है। जैसे कि मान लो सी लिमिटेड एक कंपनी है,
जिसमें एक तरफ 30 मेंबर है और एक तरफ 31वां मेंबर है। और जो 31वां मेंबर है नहीं और कोई नहीं है, मुकेश अंबानी है। और मुकेश अंबानी बोला कि हम लोग जो कंपनी खोले सी लिमिटेड, उसमें सबका लाइबिलिटी शेयर्स के अकॉर्डिंग होगा, मेरा भी लाइबिलिटी शेयर्स के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आया तो अपार्ट फ्रॉम शेयर्स हम क्या देंगे, गारंटीड अमाउंट बता रहे हैं, हम वो गारंटीड अमाउंट देंगे। तो टेबल ए बी सी मेमोरेंडम भरने के टाइम टेबल ए में खाली शेयर कैपिटल, टेबल बी में खाली गारंटी, टेबल सी में गारंटी और शेयर कैपिटल। अगर कंपनी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहा तो एक एग्जांपल बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंपनी, भारत एग कॉरपोरेशन। जिस ऐसा कंपनी जिसका लाइबिलिटी क्या होता है अनलिमिटेड, वो कौन सा फॉर्म भरेगा, डी। ठीक है, वो कौन सा बनेगा, डी। अच्छा, ऐसा कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी हो लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल भी है, फॉर्म ई। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अच्छा, पहले ए से ई तक। ए में खाली कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, बी में खाली कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, सी में लिमिटेड बाई शेयर और गारंटी दोनों। ठीक है, डी में कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, और ई में कंपनी अनलिमिटेड प्लस हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, ए बी सी डी ई, पांच। ठीक है, जैसा पांच ये है वैसा सेम नीचे पांच होगा। या समझ के साइड फ्लक्चुएटिंग है ये वाला बंदा था ना कैरेक्टर अकाउंट, और ये नीचे देखो क्या बोला है, नीचे बस बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एट्रीब्यूट्स फॉर द ईयर एंड आफ्टर। हाँ तो सिंपल है। पहले कुछ करेक्ट ना कुछ। तुमको पता नहीं है अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, टेबल एफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, तो टेबल जी क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एच क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आई क्या होगा, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। जे क्या होगा, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मुस्कान एक कंपनी खोल रही है एम लिमिटेड। पहली बार बताओ तो मुस्कान कौन हो, क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं, मुस्कान एम लिमिटेड ओपन कर रही तो क्या हो, जो इंसान कंपनी स्टेब्लिश करवाता है उसको कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रमोटर। मुस्कान जब कंपनी ओपन कर रही है उसमें चार आदमी, कितना आदमी है, चार आदमी, करेक्ट। नंदनी, अंकिता, और एक खुद मुस्कान, ये मंजीत है। ठीक है, नंदनी बोली कि कंपनी में लायबिलिटी मेरा उतना रहेगा जितना मेरा शेयर है। अंकिता भी सेम बात बोली। ठीक है, इवन मुस्कान भी सेम बात बोली। अभी तक हम कुछ नहीं बोले हैं। इतना सिचुएशन पे क्या बन रहा है
कि हम लोग वो कंपनी खोलने जा रहे हैं जिस कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स होगा। ठीक है, और हम लोग 4 मेंबर हैं। ठीक है, यानी 7 मेंबर से कम है, तो हम लोग को ई एमओए और ई एओए भरना होगा। करेक्ट। अब बात यह आता है कि ई एमओए का कौन सा टेबल। ठीक है, एमओए के लिए टेबल ए भरना पड़ेगा और एओए के लिए क्या भरना पड़ेगा। एफ। ठीक है, देखो ए में क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, अभी तो इतना ही है ना, दोनों तो यही कह रही हो, तुम भी यही करेगा शेयर तक। और एफ में क्या था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। ठीक है, हम आए, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर होगा, प्लस हम 5 करोड़ का गारंटी दे रहे हैं। अब कंपनी क्या बन गया, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल विथ गारंटी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल विथ गारंटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल नंबर सी। टेबल नंबर जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्या जमा करेंगे, टेबल नंबर जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तब तक नंदनी बीच में बोली कि फिर ऐसा करना ही क्यों है, तब हम भी अपना लाइबिलिटी विड्रॉ कर रहे हैं, हम भी अपना लाइबिलिटी विड्रॉ कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कंपनी डूबेगा तो हम 1 करोड़ रुपए देंगे। करेक्ट। अंकिता भी बोली ठीक है तब हम भी 1 करोड़ रुपए देंगे, ये भी बोले हम भी 1 करोड़ रुपए देंगे। अब क्या हो गया, कंपनी लिमिटेड बाई हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो इसके लिए कौन सा टेबल होगा, देख लेते हैं बी में क्या है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, करेक्ट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, करेक्ट है बात। तब तक मुस्कान को आ गया गुस्सा, मुस्कान बोली जब ऐसा ही बात है तो काम करते हैं ना, हम लोग का लाइबिलिटी कर देते हैं अनलिमिटेड, क्या कर देते हैं, कंपनी क्या हो गया अनलिमिटेड। अब जब मुस्कान ये बात बोली कि कंपनी अनलिमिटेड होगा तब अब कौन सा फॉर्म भराएगा, अच्छा अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट, शेयर कैपिटल नहीं है, नहीं ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फॉर्म नंबर डी। यहाँ फॉर्म नंबर टेबल नंबर जे, एक बार चेक करते हैं। Articles of association of an unlimited company and having not, करेक्ट है तक। हमारा अच्छा 1 मिनट, मेरी वजह से प्रॉब्लम हुआ ना, एक काम करो अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल रखो, विथ शेयर कैपिटल। अब फॉर्म कौन सा भरा जाएगा, फॉर्म नंबर आई, करेक्ट। तो समझ में आ गया ए कब, बी कब, सी कब, डी कब, ठीक है। अच्छा, ए से लेके ई तक और फिर एफ से लेके जे तक, ये किसके लिए, ये है एमओए के लिए, और ये किसके लिए है, क्लियर है बात, इतना कोई दिक्कत नहीं इसमें।
लास्ट डे हम लोग एक चीज पढ़े थे और बोले थे कि फ्यूचर में कहीं पढ़ाएंगे कि अगर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हो या इनअप्रोप्रिएट तरीका से कंपनी ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको फ्रॉड 447 लगेगा। अच्छा, फ्रॉड 447 क्या है? फ्रॉड 447 है एक अमाउंट लिमिट वाला गलती। अगर आप इतना अमाउंट तक का गलती करोगे तो ये सजा है, इससे ज्यादा अमाउंट का गलती करोगे तो ये सजा। क्या बोलते हैं? अगर 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, आपका बिजनेस का जो भी टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या सेल्स? क्या होता है? टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब भी सेल्स होता है। तो कह रहा है आपके सेल्स का अगर 1% और 10 लाख इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा, अगर वहां तक का अगर आप फ्रॉड किए हो तो क्या होगा? आपको जेल होगा। कितना महीना का? और वो जो फ्रॉड किया उससे डायरेक्टली अगर पब्लिक इफेक्ट हो रहा है, कौन हो रहा है? पब्लिक। तो फिर मिनिमम जेल आपका 6 महीना से बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 3 साल। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना साल का जेल होता है? संग में आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कम से कम इतना तो देना पड़ेगा जितना का फ्रॉड किए हो, और ज्यादा से ज्यादा इतना देना पड़ेगा जितना का फ्रॉड किया उसका 3 गुना। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, लेस देन 10 लाख और 10% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर, ठीक है, 10 लाख से कम और 1%, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज पेनल्टी। अगर आप 10 लाख से कम या 1% से कम आपका टर्न ओवर का आप अप्लाई किए हो तो कितना होगा? मैक्सिमम 20%, सॉरी मैक्सिमम 20 लाख रुपए पेनल्टी देना पड़ेगा। और मैक्सिमम जेल कितना होगा? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे पेनल्टी देके छोड़ दिया जाए या फिर आपको जेल में डाल के छोड़ दिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों। करेक्ट है बात? जब जब फ्रॉड आएगा याद रखना, 10 लाख और 1% और 10 लाख और 1%। एक जगह है 10 लाख या उससे ज्यादा टर्नओवर का 1%। आज के डेट में एक बात बताओ, अगर विजय माल्या पकड़ाएगा तो विजय माल्या फ्रॉड किया कि नहीं किया एज पर कंपनी एक्ट, तो वो लेस देन 10 लाख में जाएगा कि मोर देन 10 लाख में जाएगा? मोर देन 10 लाख में जाएगा। तो जब ये 10 लाख वाले में जाएगा, वो कितना का घपला किया? मान लो 9,000 करोड़ का, कहीं पे 9,000 करोड़ है, कि 12,000 करोड़ है, कि 15,000। तो आज के डेट में उसको क्या होगा? 6 महीना का जेल होगा, कि 3 साल का जेल होगा, कि 10 साल का जेल होगा? नॉर्मल बात है, 10 साल का जेल होगा। क्योंकि सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिया है इस केस में। साथ ही साथ उसको कितना देना पड़ेगा? कम से कम तो जितना का घपला किया वो, और नहीं तो 3 टाइम्स। करेक्ट है बात? और बाकी छोटा मोटा केस के लिए ये क्लियर इतना फ्रॉड। अब बचा रखा है सेक्शन 13 और 14, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्टरेशन ऑफ, क्या बोल रहा है पर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सुनो। मेमोरेंडम मेमोरेंडम होता क्या है? मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है? ले डाउन इट्स बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान कंपनी का, ठीक है। हेल्स द कंपनी कैन एक्ट ओनली विद इन द फ्रेमवर्क, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि मेमोरेंडम हम लोग को एक फ्रेमवर्क देता है, और आपको जो भी काम करना है, यानी कि कंपनी को जो भी काम करना है उस फ्रेम के अंदर काम करना है, उस फ्रेम के बाहर जाके काम नहीं कर सकता। अगर उस लिमिट को क्रॉस करता है तो क्या कहते हैं उसको? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, ठीक है, इफ यू गो बियॉन्ड द कैपेसिटी।
तो आपको इसी लिमिट के अंदर काम करना। हाउ एवर द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी मे बी अल्टर्ड, तो ऐसा हो ही सकता है कि जब जब आपको अपना स्कोप बढ़ाना हो तो आपको अपना एक्टिविटीज चेंज करने के लिए आपको मेमोरेंडम चेंज करना पड़े, यानी कि अल्टर करना पड़े। फॉलोइंग प्रोसेस रेड डाउन इन सेक्शन 13, तो वही कि किस तरह से मेमोरेंडम को बदला जाता है ये सेक्शन 13 में आपको बताया जाएगा। तो सेक्शन 13 पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज होता है। द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में बी अल्टर्ड बाई पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। एसआर पढ़ा हुआ है ना? कितना परसेंट वोट होता था एसआर में मुस्कान? 75%। और ओआर में कितना होता था? 51। और ईआर में कितना सीखा है? 100%। ठीक है, अच्छा। इन एडिशन टू द अप्रूवल ऑफ द मेंबर, एडिशनल अप्रूवल में भी रिक्वायर्ड फॉर द अल्टरेशन इन सर्टेन क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। क्या रहा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? मेंबर। ठीक है, हालांकि जब आप रिजोल्यूशन पास करवाते हो तो रिजोल्यूशन पास कौन करता है? मीटिंग में आया हुआ मेंबर लोग ही वोट देता है, तो वही आपको एक तरह से अप्रूवल हुआ। लेकिन क्या रहा है आगे कि कई बार आपको एडिशनल अप्रूवल का भी जरूरत पड़ता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं कि कब 2 बार अप्रूवल लेना पड़ता है। कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहता है, क्या इशू करना चाहता है? हालांकि वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, हम बस ये एग्जाम्पल बता दें कि कब दो दो बार परमिशन लेने का जरूरत पड़ता है। तो कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहता है और कंपनी का आर्टिकल्स में बात नहीं लिखा है कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकता है। तो कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा होगा तभी आप बोनस शेयर इशू करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो पहले तो हमको मेंबर लोग से परमिशन चाहिए आर्टिकल्स को चेंज करवाने के लिए। उसके बाद आर्टिकल चेंज हो जाएगा तो सर इसके लिए परमिशन चाहिए कि हम बोनस शेयर अभी इशू करें कि नहीं। कर तो सकते हैं, अभी करेंगे नहीं तो आपको डबल अप्रूवल लग रहा है ना। तो उसी तरह से कह रहा है कि इन सम केसेस आपको एडिशनल अप्रूवल का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत? एनी चेंजेस इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल नॉट affect except the approval of the central government in writing, except the changes in the name in the deletion or addition of the word private on the conversion of the company from one class to another class। क्या कह रहा है? एनी चेंजेस ऑफ द कंपनी शैल नॉट अफेक्ट एक्सेप्ट, आप अपने मन से कंपनी का नाम नहीं चेंज कर सकते, उसका इफेक्ट तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा राइटिंग में कि आप अपना कंपनी का नाम चेंज करो। हाँ, एक काम कर सकते हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने कंपनी के नाम के पीछे या तो प्राइवेट वर्ड ऐड कर सकते हो या तो प्राइवेट वर्ड डिलीट कर सकते हो। वो भी कब कर सकते हो? जब आप कंपनी को कन्वर्ट करवाते हो। क्या करवाते हो? कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, यानी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी होते हो तब। बात बाकी जब भी नाम चेंज करना आपको किसका चाहिए? सीजी का अप्रूवल। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। और जहां जहां बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा लॉ में, वहां पे या तो आरओसी होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या तो रीजनल डायरेक्टर होगा। करेक्ट, इन लोग से आपको परमिशन चाहिए। When any changes in the name of the company is made under subsection 2, the registrar shall enter the new name in the register of company in place of the old name, issue a fresh certificate of incorporation with new name, and change the name shall be completed effected only issue of such a certificate। जब आप अपना नाम चेंज करवाओगे तो क्या होगा कि आरओसी आपका रजिस्टर, आरओसी के पास एक रजिस्टर होता है, वहां पे लाइन से सब नाम लिखा रहता है, तो आपका भी कंपनी का नाम लिखा है, तो ओल्ड नाम को काट करके नया नाम वहां पे पुट करेगा और साथ ही साथ आपको क्या करेगा? एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा। अच्छा, जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है, किसे मिलता है? INC 11। करेक्ट है बात? और जब हम लोग कंपनी का नाम चेंज करवा देते हैं तब हमको एक फिर सर्टिफिकेट मिलता है। कहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है? INC 25 में, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सिक्वेंट चेंजेस नहीं। यार इसके पहले भी बात
कोई बात नहीं। और आपको जो एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ चेंज इन नेम, वो किसमें देना है? तो ये जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 है, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है? आईएनसी 24 और आईएनसी 24 आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आईएनसी 24 आप एप्लीकेशन दे सकते हो। किस चीज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो? चेंज इन नेम। और आईएनसी 25 आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, इस सर्टिफिकेट में और आईएनसी 11 वाले में क्या डिफरेंस है? आईएनसी 11 वाला जब कंपनी नया नया इनकॉर्पोरेट होता है तब, और ये तब इश्यू होता है जब कंपनी अपना नाम चेंज करता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस। वो नाम चेंज करने के लिए था, ये रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए। आप अपना क्या बनाना चाहते हो? रजिस्टर ऑफिस। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर shall not have the effect unless the approval of the सेंट्रल। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हो ना, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आरडी का, रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लगेगा ऑन द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम एंड प्रिस्क्राइब मैनर। अब चार्ट देखिए क्या है। आप अपना क्या बनाना चाहते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर सेम शहर में, कहा बनाना चाहते हो? सेम सिटी में, तो क्या लगेगा? बीआर एट बीएम। इससे क्या समझ में आता है, ध्यान समझो। बीआर एट बीएम ये इंडिकेट कर रहा है कि मालिक से पूछने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो एक मीटिंग करेगा। क्या करेगा? मीटिंग। उसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मीटिंग। और उस बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करेगा, यानी कि सारे डायरेक्टर से पूछेगा कि कंपनी का एड्रेस चेंज किया जाना है, यानी नया ऑफिस में चला जाना, तो लोग सब बोलेगा हाँ चलो। तो अगर आपको 51% वोट मिल जाता, दैट मीन बीएम, तो वो लोग शिफ्ट कर जाएगा। अगर सेम शहर में आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, तो पूछने का जरूरत मालिक लोग से नहीं है। लेकिन आपको बताने का जरूरत है किसको? आरओसी को। कौन सा फॉर्म है? आईएनसी 22। फ्रॉम सेम सिटी, सॉरी डिफरेंट सिटी बट सेम स्टेट। बैंडल और कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में। स्टेट स्टेट सेम है, स्टेट सेम है, बट सिटी अलग अलग हो जा रहा है। जब ये हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर इन जीएम, यानी कि 51% वोट लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। किससे? जनरल मीटिंग में कौन लोग आता है? मेंबर लोग। कोई दिक्कत? और तब आपको क्या फॉर्म भरना पड़ेगा? आईएनसी 22, साथ ही साथ एमजीटी 14। एक बात हमेशा याद रखना, पूरे कंपनीज एक्ट में, पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में, जब जब कहीं पे एसआर पास होगा, यानी कि 75% वोट मेंबर लोग के द्वारा मिलेगा, तब तब आपको एमजीटी 14 सबमिट करना पड़ेगा। अगर छोटा सा ही बात पे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा रहे हो, तो कोई फॉर्म भरे या ना भरे, आपका एमजीटी 14 तो कहां पे? हाँ सॉरी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो दो फॉर्म है। सेम शहर में अगर आना है, ठीक है, सेम शहर में, तो खाली बीआर एट बीएम और आईएनसी 22। सेम राज्य में, यानी कि सेम स्टेट में, लेकिन सिटी अलग अलग हो जा रहा है, तो 75% इन जनरल मीटिंग और एमजीटी 14 और आईएनसी 22। अब अगर आपको एक स्टेट से अनदर स्टेट जाना है, तब क्या क्या लगेगा? एसआर इन जीएम, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, ठीक है।
कितना दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रिप्लाई, 60 डे के अंदर रिप्लाई दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हम क्या समझेंगे, नहीं करने देगा चेंज। यहाँ पे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो याद रखना कि अगर सेम शहर में रहना है तो INC 22, ठीक है। अगर आपको सेम शहर में रहना है, सेम राज्य में भी रहना है तो भी INC 22, इन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना INC 23। और उसके बाद अब आता है, ध्यान सुनो, स्टेट सेम है बट ROC चेंज है। इसका मतलब क्या होता है? तमिलनाडु देखा हो? ऐसा हम बताते हैं कैसा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु दो पार्ट में बटा हुआ है, ROC 1, ROC 2, ऐसा है तमिलनाडु। तुम क्या सोची थी, मैप बनाएंगे? ड्राइंग आता है। अगर आप ROC 1 से ROC 2 के पास जा रहे हैं, ROC 2 से ROC 1, मतलब कैसे? तमिलनाडु खुद में इतना बड़ा एरिया है ना, ठीक है। अब जाके ज्योग्राफी पे एरिया सर्च मत करने लगना। एरिया से बोल, तमिलनाडु के साइड में इतना सारा बिजनेस ऑपरेशन है कि एक ROC, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से काम नहीं समझेगा। तो क्या किया गया है कि तमिलनाडु को 20 से डिवाइड कर दिया गया कि इतना एरिया ROC 1 संभालेगा, इतना एरिया ROC 2 संभालेगा। अगर मान लो मेरा बिजनेस पहले यहाँ पे था, M2S लिमिटेड ROC 2 में, अब यहां से हटा के हम यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो एक बात बताओ ना, क्या हम शहर चेंज कर रहे हैं? क्या हम, तुम्हारा क्या, स्टेट चेंज कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं। बस एक ROC से दूसरे ROC के एरिया में जा रहे हैं। ऐसा केसेस में SR इन GM, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, और INC 23। एक बात बताइए, आप अभी बोले कि अगर तुमको सेम शहर में रहना है, ठीक है, तो INC 22। सेम स्टेट में भी रहना, INC 22। अगर आपको स्टेट के बाहर जाना, INC 23। तो ये जो लास्ट वाला केस है, इसमें तो एरिया चेंज नहीं कर रहा है, इसमें तो स्टेट छोड़ के नहीं ना जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो INC 22 होना चाहिए था ना। कंपनी लॉ के नजर से तमिलनाडु दो अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है, कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एक एरिया से दूसरे ROC के पास जा रहे हैं, दूसरे ROC से पहले ROC के पास, तो वो लोग क्या मानेगा उसको कि चेंज इन स्टेट हो रहा है, और उस तरह से आपका INC 23 फिल करवा रहा है। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? अब आते हैं, ये था सेक्शन 13 सबसेक्शन, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ओमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अभी सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या, एक कंपनी शैल इन रिलेशन एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल एंड रजिस्ट्रार द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर कंपनी इन रिलेशन टू अल्टरेशन द मेमोरेंडम स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मेमोरेंडम में क्या क्या होता है? कंपनी का नाम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है। कंपनी का नाम बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दो टॉप फॉर्म, INC 24, 25, ठीक है। एड्रेस चेंज करने के लिए कौन कौन सा फॉर्म, 22, 23। कह रहा है कि इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज करना हो, आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा। एक तो मेमोरेंडम में होता है नाम, एक होता है एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद होता है शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी, ऑब्जेक्टिव। ये सब कुछ भी बदलने के लिए, दो चीज छोड़ के कुछ भी बदलने के लिए, आपको SR तो पास करवाना पड़ेगा ही, स्पेशल रेजोल्यूशन। जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओगे, फॉर्म कौन सा भरोगे, MGT 14, है ना, पहले। साथ ही साथ आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि रीजनल डायरेक्टर। करेक्ट है बात?
अच्छा। कल तक मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिंग। अब हम लोग सबको मिलकर डिसाइड किए कि नाउ अब हम लोग का कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दो बहुत डिफरेंट चीज है। ट्रेडिंग में खाली सामान खरीद के क्या करते हैं, बेचते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में बना के बेचते हैं। ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। हाँ। तो द रजिस्ट्रार से रजिस्टर any alteration of the memorandum with the respect to the object of the company and certify the registration within a period of 30 days from the date of filing a special resolution in accordance. Subsection, अच्छा, सपोज करो शिवम आरोशी है, हम लोग मेंबर है, 4 आदमी हम लोग मेंबर है। हमको कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ऑब्जेक्टिव चेंज करना है। तो ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए पहले हम लोग का माइंडसेट एक होना चाहिए कि पहले आरओसी से परमिशन होना चाहिए। पर हम लोग का माइंडसेट एक होना चाहिए। तो पहले क्या बोला कि पहले हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाएंगे। जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे कि वी वांट टू चेंज आवर ऑब्जेक्टिव। अब आरओसी या तो अप्रूवल देगा या तो अप्रूवल नहीं देगा। क्लियर है बात? तो आप कुछ चेंज कर लिए और इस सेक्शन को फॉलो नहीं किए तो उस अल्टरेशन को अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। बात समझा? तो यानी सोचो कल को अगर हम अपने मन से सब जगह पे चेंज करवा दिए, जहां जहां ट्रेडिंग लिखा था सब जगह मैन्युफैक्चरिंग करवा दिए, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप इस सेक्शन को पूरा तरीके से फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका अल्टरेशन को अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। हम लोग रात को सबके मिलकर डिसीजन ये कि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कल से खुद को लिमिटेड कंपनी कर लेंगे। कर लोगे? तुम्हारे डिसीजन से कुछ नहीं होता। क्यों भाई? आप ही तो बोले एसआर इन जीएम चाहिए है तो, और एमजीटी 14 जमा कर देंगे। सिर्फ उतना करना नहीं है, उसके संग आईएनसी 24-25 फॉर्म भी चाहिए नेम चेंज करने के लिए, है कि नहीं है? तो इन सारे केसेस में पर आपको सारा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज अल्टरेशन अल्टरेशन माना नहीं जाएगा। अच्छा। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, ज्यादा नहीं इसमें, दो तो है। सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। Subject to the provision of this act, condition contained in the memorandum, if any, a company may be special resolution alter its article, including the alteration having the effect of converting private company into public company and public company into private company। कह रहा है कि आपको आर्टिकल में जो चेंज करवाना है आप अपने मन से करिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपको चेंज करवाते वक्त एक चीज करना पड़ेगा, बस आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। और जब जब एसआर पास होगा तब तक क्या होगा? एमजीटी 14 जमा होगा। ठीक है? कह रहा है स्पेशल अल्टर इट्स आर्टिकल इंक्लूडिंग, अच्छा यहां तक कि आपका कंपनी अगर प्राइवेट से पब्लिक हो रहा है या पब्लिक से प्राइवेट हो रहा है तो भी आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। क्यों इस बात को अलग से बोला है? तो एक बात बताओ, कंपनी पब्लिक से प्राइवेट हो गया, प्राइवेट से पब्लिक होगा, इसका ज्यादा असर कहाँ पड़ेगा? आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में पड़ेगा। वहां पे नाम चेंज होगा। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड था कल तक, अब एक्स वाई जेड लिमिटेड हो जाएगा। बात समझा? तो ज्यादा इफेक्ट वहां पड़ रहा है। या फिर एक्स वाई जेड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड था, अब सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। लेकिन दिक्कत का बात क्या है ना, आर्टिकल्स में लिखा रहता है रूल, क्या लिखा रहता है? अब कल तक मेरा कंपनी प्राइवेट कंपनी था, ठीक है, तो 2 आदमी आता था तो मीटिंग स्टार्ट हो जाता था। क्लियर है बात? तो हम आर्टिकल में लिख के रखते थे कि एटलीस्ट 2 मेंबर जब आएगा तब हमारा मीटिंग स्टार्ट होगा। अब हमारा कंपनी क्या बन गया? लिमिटेड। अब 2 से काम नहीं, अब 5 से काम चलेगा। तो मेमोरेंडम के साथ साथ आर्टिकल भी तो बदलना पड़ेगा ना। इसी वजह से इस बात को हाईलाइट किया। अच्छा।
बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी अल्टर इट्स आर्टिकल इन सच अ मैनर दैट नो लॉन्गर इंक्लूडेड द रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन वेर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। अब देखो गवर्नमेंट नहीं आएगा आपका आर्टिकल्स बदलना, आपको खुद अपना आर्टिकल्स बदलना है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट की जब तुम अपना आर्टिकल्स खुद बदलना तो ध्यान में रखना कि प्राइवेट कंपनी होने के कारण बहुत सारा लिमिटेशन है। क्या है? बहुत सारा लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन सब तुम बाहर आ जाओगे। जैसे कि पहले क्या था, प्राइवेट कंपनी में आप अपना शेयर मार्केट में नहीं बेच सकते थे, आप 200 से ज्यादा मेंबर नहीं बना सकते थे। अब तो आप क्या हो गए, पब्लिक कंपनी, ये सारा काम कर सकते हो। तो पहले मेरा आर्टिकल में क्या लिखा होगा कि वी शुड टाई अप विथ ओनली 200 मेंबर्स एग्जाम्पल। अब तो वो लाइन हट जाएगा ना। तो गवर्नमेंट एक एक लाइन पकड़ के नहीं बताएगा कि आपको मेमोरेंडम में और आर्टिकल में क्या चेंज करना है। आपको खुद से ये समझ समझ के चेंज करना है कि पहले हम प्राइवेट कंपनी थे, अब हम पब्लिक कंपनी होगा। तो बहुत सारा ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जो मेरा हट गया है। उस हिसाब से हमको अपना मेमोरेंडम चेंज और आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? और ऐसा भी हो सकता है कि हम पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हो गए, तो हमको बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन फिर नोट डाउन करना होगा। बात समझ तो इसी वजह से इसको कहते हैं, या तो ऐड करना होगा तो डिलीट करना होगा। इसी वजह से इसको कहा जाता है अल्टरेशन। बात समझा तो? अच्छा, every alteration of the article under this and a copy of the order ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द अल्टरेशन सब सेक्शन 1 shall be filed। जो भी आप अल्टरेशन करवाए आर्टिकल में, आपको उसको कहा जमा करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। अच्छा, कैसे जमा करना होगा? विद अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल विद इन 15 days इन सच अ मैनर एज बी प्रिफेक्ट। कहाँ पे जमा करना होगा? आरओसी को जमा करना होगा। जो भी आप अपना आर्टिकल चेंज किए हो उस आर्टिकल का फिजिकल कॉपी आपको जमा करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए दो तरीका, या तो आप जाके ऑफिस में जमा करोगे, या दूसरा तरीका, क्योंकि फिजिकल कॉपी बोल रहा है, ऑनलाइन नहीं कह रहा है। बस दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना जो आर्टिकल है उसको बाई पोस्ट पहुंचाओगे। क्या करोगे? बाई पोस्ट। तो जो बाई पोस्ट पहुंचाओगे तो आपको अपने एरिया का जो आरओसी है उसका एड्रेस पता होगा। सिंपल से वो एमसीए को वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, या गूगल पे भी सर्च करने पे आपको आरओसी का ऑफिस कहाँ है ये पता चल जाता है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? उसके बाद 15 हो चुका था, 16 17 18 19। अच्छा, एक चीज, एक जगह नहीं लिखा। हाँ, यहाँ जगह है। एक दिन क्लास खाली मुस्कान और अभिषेक आया था। उस दिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल करवाए थे। उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, ये सारा टॉपिक करवाए थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा आज का आज हम इसको अलग से रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, चैप्टर 2 भी सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।